दिसंबर 2005 कांग्रेस गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन कंट्रोल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स बिल 2005। नाम से ये बिल आपको एफर्मेटिव एक्शन की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये बिल इतना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था कि हिंदूज के लिए भारत में रहना नामुमकिन हो जाता। इसी साल होली वाले दिन दिल्ली में तरुण खातीक को मुस्लिम मॉब ने जान से मार दिया था। सोच के देखो क्या होता अगर दिल्ली पुलिस तरुण के हत्यारों को अरेस्ट करने के बजाय तरुण की फैमिली को अरेस्ट करती और मारने वाले खुलेआम घूम रहे होते, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वो बिल मुस्लिम्स को पहले ही विक्टिम डिक्लेयर कर चुका होता। उनको दिख गया था ना, एक लड़का नहीं दिख रहा इनका, तो उन्होंने पहले से मेरे लड़के को वहीं की वहीं खत्म कर दिया। सिल्ली तक मेरे लड़के को मारी। मेरे को इंसाफ चाहिए सर, जिसे मेरा लाल गया ना तो उनका भी जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और पार्लियामेंट्री कमेटी के री एग्जामिनेशन ऑर्डर्स की वजह से यह बिल कभी पास नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2014 तक इस बिल को पास करवाने के लिए जी जान लगाती रही। 2011 में इस बिल में कुछ चेंजेस किए गए। उन चेंजेस के बाद भी ये बिल कितना डिस्क्रिमिनेटरी था मैं आपको दिखाती हूँ। इस बिल में विक्टिम ग्रुप की डेफिनेशन देखो। ग्रुप मीन्स अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आप बताओ कौन सा सिख, जैन, बुद्धिस्ट या SC/ST ग्रुप हिंदूज के फेस्टिवल्स पे पत्थर मारता है, चाहे वो 1990s में कश्मीरी पंडित्स हो, 2025 में मुर्शिदाबाद के हिंदूज हो, हरियाणा में न्यू वायलेंस हो या फिर मोस्ट रीसेंट दिल्ली वाले तरुण का केस हो। हर साल ऐसे ही कितने सारे केसेस होते हैं जिसमें हिंदूज विक्टिम होते हैं और वायलेंस करने वाले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं। बट ये बिल तो नॉन SC/ST हिंदूज को विक्टिम मानता ही नहीं था। इस बिल में दी गई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की ये डेफिनेशन की सब क्लॉज फर्स्ट देखो। बॉयकॉट ऑफ द ट्रेड और एनी बिजनेस ऑफ सच पर्सन, यानी अगर आपने किसी मुस्लिम की दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया तो इस बिल के अकॉर्डिंग पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती। इस बिल में और क्या क्या खतरनाक चीजें थी आप एक बार खुद भी पढ़ना। मैं इस बिल की ऑफिशियल कॉपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब सोचो अगर 2014 में रिजीम चेंज नहीं होता, आप कितना डर डर के जी रहे होते। कब कौन आप पे झूठा आरोप लगा के अरेस्ट करवा देता। किस लेवल पे मुस्लिम अपीजमेंट कर रही थी कांग्रेस और ये क्यों कर रही थी, इसकी बात हम वीडियो के अंत में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल और डिक्टेटरशिप वाले ब्लंडर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से भी हमारे देश को काफी नुकसान हुआ है। सो हे गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। वीडियो शेयर करने से पहले मैं कांग्रेस सपोर्टर्स के कंसर्न को एड्रेस करना चाहती। इनका पहला आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर अभी बीजेपी की सरकार है तो हम कांग्रेस को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, वो तो हिस्ट्री है, हमें तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दो। फिर कांग्रेस द्वारा लिए गए हिस्टोरिकल डिसीजंस आज भी हमारे देश को इंपैक्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री को जानेंगे नहीं तो उसे रिपीट होने से कैसे रोकेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस अभी भी एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन अलायंस की मेजर पार्टी है। डायरेक्टली और अलायंस के थ्रू इनकी कई स्टेट्स में गवर्नमेंट भी है। और तीसरी बात, ये जो ध्रुव राठी, रवीश कुमार, अरफा खानू, अभिसार शर्मा, कुणाल कामरा, आकाश बैनर्जी जैसे कई लेफ्टिस्ट लोग दिन रात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ऑपोजिशन की चार्ट के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इसके अलावा द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, द हिंदू, न्यूज लॉन्ड्री जैसे कितने मीडिया हाउसेस हैं जो न्यूट्रल होने का ढोंग करते हुए कांग्रेस को प्रमोट करते हैं। बट मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं एक एक्सपोज वीडियो बीजेपी पे भी लाऊंगी। सो लेट्स बिगिन। Politicians are always compromising. इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। हम भारतीय नागरिक हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं। और संपूर्ण क्रांति Largest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। अगर हम शुरू से शुरू करें तो पहला ब्लंडर, या फिर मैं कह सकती हूं कि कांग्रेस का वन ऑफ द फर्स्ट ब्लंडर्स 1950 में ही हो चुका था, जब नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाइना को दे दी थी। आज जिस वीटो पावर के लिए हम तरसते हैं वो वीटो पावर हमें मिल सकती थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट 1950 में चाइना से वीटो पावर लेकर इंडिया को देना चाहता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने विजय लक्ष्मी पंडित के थ्रू नेहरू जी को
इंडिया के लिए एक परमानेंट सीट ऑफर किया था, जो उस समय भारत को यूएन में रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन नेहरू ने विजय लक्ष्मी पंडित को लेटर लिखकर उस ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। नेहरू आर्काइव्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल उस लेटर की कुछ लाइंस मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। नेहरू जी विजय लक्ष्मी पंडित को लिखते हैं कि you mentioned that US State Department is trying to unseat China as permanent member of Security Council and put India in her place. So far as we are concerned, we are not going to countenance it. We shall go on pressing for China's admission at the UN and Security Council. आप इस लेटर को पूरा भी पढ़ सकते हो, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूं कि जो यूएनएससी की परमानेंट सीट और वीटो पावर हमें मिल रही थी, वो नेहरू जी ने चाइना को गिफ्ट कर दी, जिसका खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इंडिया जब किसी पाकिस्तानी को ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करता है, तो चाइना वीटो पावर यूज करके उसे रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा हम आज तक पाकिस्तान को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में नहीं डलवा पाए। कितने सारे टैक्स रुक सकते थे अगर हमने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने वाली पावर चाइना को नहीं दी होती। इसके अलावा 1954 में नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई वाली पंचशील अग्रीमेंट चाइना के साथ की थी, लेकिन हुआ क्या? चाइना ने 1962 में इंडिया पे अटैक कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया तो प्रिपेयर्ड भी नहीं था और हम हार गए। Instances in history where one country, that is India, has gone out of her way to be friendly and cooperative with the Chinese government and people. चाइना ने लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, जिसे हम आज अक्साई चीन कहते हैं। राहुल गांधी आजकल जो कहता है कि चाइनीज हमारी बाउंड्री के अंदर आके बैठे हैं, एक्चुअली ये तो गांधी परिवार की ही देन है। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे गांधी परिवार से याद आया, पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अब राहुल गांधी भी पीएम बनना ही चाहते हैं। कितनी जनरेशंस तक गांधी परिवार हम पे रूल करेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं नेहरू जी के दूसरे सबसे बड़े ब्लंडर पे, जो कि था कश्मीर इशू को यूएन में लेके जाना। 1947 के एंड तक जब इंडियन आर्मी पूरी तरह से डोमिनेंटली पाकिस्तान की आर्मी को कश्मीर से बाहर निकाल रही थी, तो नेहरू जी ने 1 जनवरी 1948 में कश्मीर इशू को यूएन में लेके चले गए। यूएन की रेजोल्यूशन 47K के अकॉर्डिंग दोनों देशों की आर्मी के एक्शंस को रोक दिया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गई, जिस वजह से हम पीओके वापस नहीं ले पाए। पीओके आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है। आज जो आप इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर देखते हो, वो आधा भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ पाकिस्तान ने चुरा लिया और कुछ चाइना ने। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, अब आप समझ ही गए होंगे। पर सिर्फ इतना ही नहीं, 1965 वॉर में इंडियन आर्मी पाकिस्तान का 1920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेके हाजीपीर पास कब्जा कर चुकी थी, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो भी पाकिस्तान को वापस कर दिया। बस बिल्कुल यही मोहब्बत मुझे आज तक नहीं समझ आई है कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में। खैर, अब बात कर लेते हैं इमरजेंसी लगाने वाली आयरन लेडी इंदिरा गांधी की। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंदिरा गांधी ने 1971 वॉर को बहुत अच्छे से हैंडल किया, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स से सरेंडर करवाया था। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ब्लंडर था। इंडिया ने तो पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को रिटर्न कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 54 सोल्जर्स को रिटर्न किया ही नहीं। हो सकता है उनमें से कुछ आज भी पाकिस्तान में टॉर्चर किए जा रहे होंगे। खैर, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा ब्लंडर था देश में इमरजेंसी लगाना। 2024 के इलेक्शंस में राहुल गांधी और ध्रुव राठी जैसे टोपी मीडिया के मेंबर्स ने हल्ला मचाया था कि मोदी इलेक्शन जीतने के बाद देश में डिक्टेटरशिप ले आएगा। 2 साल होने वाले हैं, वो डिक्टेटरशिप नहीं दिख रही मुझे जो इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी, जब इलाहाबाद कोर्ट में यह साबित हो गया था कि इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की है, यानी इलेक्शंस में मैल प्रैक्टिसेस की हैं। जेल जाने से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया था, सारे न्यूज़पेपर्स बैन कर दिए गए थे और इस दौरान कुछ ऐसा किया गया जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। इमरजेंसी के टाइम 62 लाख मर्दों की फोर्स्ड मास स्टेरिलाइजेशन की गई और कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से इनको लीड किया गया था संजय गांधी ने, जो किसी ऑफिशियल पोजीशन पे था भी नहीं, बस एक डिक्टेटर का बेटा था। प्रॉब्लम मास स्टेरिलाइजेशन में भी नहीं थी, प्रॉब्लम थी जबरदस्ती वैसेक्टॉमी करने में। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की आर्टिकल को देखिए, जिसमें मेंशन है कि लोगों को जबरदस्ती बसेस में भरा जाता था और कैंप्स में वैसेक्टॉमी की जाती थी।
उन लोगों की भी जबरदस्ती वैसेक्टॉमी की गई जिनकी ना शादी हुई थी और ना कोई बच्चा था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आफ्टर केयर ना मिलने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो गई थी। एक बार सोच के देखो, आप एक 20 साल के लड़के हो जो क्रिकेट खेलकर घर आ रहा हो और अचानक आपको जबरदस्ती पकड़ के आपकी वैसेक्टॉमी कर दी जाए, कैसा लगता आपको? ये सच में किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तानियों के साथ। एक तरफ अनमैरिड लड़कों की भी वैसेक्टॉमी की गई थी और दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे थे। क्या इससे डेमोग्राफी चेंज नहीं होने वाली थी? एनीवेज, अब बात करते हैं 1980s की, जब कांग्रेस द्वारा 2 ब्लंडर्स किए गए। पहला, खालिस्तान इशू, जिसकी बात मैं खालिस्तान वाली वीडियो में ऑलरेडी कर चुकी हूं, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। और फिर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद हजारों सिखों को दिल्ली में मारा गया था, उनके रेप किए गए, गले में टायर डाल के जलाए गए, और इसको लीड कर रहे थे कुछ कांग्रेस के लीडर्स, जिसमें सज्जन कुमार को 2017 में कन्विक्ट भी किया गया था। इसके अलावा HKL भगत, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ जैसे लीडर्स पे बेसिक एक्टिविस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं। पर कांग्रेस पता है क्या क्लेम करती है? कि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करती है। कौन सी माइनॉरिटी? शायद सिर्फ एक माइनॉरिटी, और इसी मुस्लिम अपीजमेंट की बात हम कुछ देर में करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें दूसरा ब्लंडर बता देती हूँ, जो कि था कश्मीर में 1987 के इलेक्शंस की रिगिंग करना। ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि राजीव गांधी के अंडर कांग्रेस पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ मिलकर वोट चोरी की थी, पेपर बैलेट्स की टैंपरिंग की गई थी, और इस बात को कांग्रेस के MP शशि थरूर ने भी एक्सेप्ट किया था। Would be if it would. I'm telling you that the elections of '87 were a huge mistake and they were rigged. Undoubtedly, and undoubtedly, this was certainly one of the mistakes that sparked off the disillusionment of some young people who then became militants. यार, ये कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार वोट चोरी की है और ये इल्जाम बीजेपी पे लगाते रहे, लेकिन 1987 की वोट चोरी ने कश्मीरी में खूनी मोड़ ले लिया था। बड़े सारे हुर्रियत के नेता आतंकवादी बन गए। नो डाउट वो पहले से ही आतंकवादी मानसिकता के थे, लेकिन इससे उन लोगों को मौका मिल गया जो फैलाना चाहते थे, और इसका हर्जाना भरा बेचारे कश्मीरी पंडितों ने। और आज तक हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में, कौन हिसाब देगा उनकी शहादत का? चलो अब बात कर लेते हैं कांग्रेस द्वारा किए गए इकोनॉमिक ब्लंडर्स की। शुरू से ही नेहरू, जो चाइनीज कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड थे, उन्होंने देश में कैपिटलिज्म को आने ही नहीं दिया। ना प्राइवेट बिजनेस सेटअप हुए, ना इंडस्ट्रीज बनी, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में, और सरकारी कर्मचारी कितना घोटाला करते हैं वो हम सबको पता है। आप मानोगे नहीं, 1960s और 70s में पाकिस्तान हमसे काफी ज्यादा अमीर था। 1980s आते आते चाइना को समझ में आ गया था कि कम्युनिज्म से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कैपिटलिज्म को लाना पड़ेगा। साल 1980 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी $186 बिलियन और चाइना की जीडीपी थी $191 बिलियन। सिर्फ $5 बिलियन का फर्क था। लेकिन जानते हो 2014 तक क्या हाल हो चुका था? 2014 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी थी $2 ट्रिलियन और चाइना की नॉमिनल जीडीपी $10.5 ट्रिलियन, 5 गुना से भी ज्यादा। 35 साल तक जब चाइना प्राइवेट बिजनेस बना रहा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बिल्ड कर रहा था और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप कर रहा था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम इंडिया में क्या हो रहा था, ये आप धूर तराटी के मुंह से सुन लो। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती। ना धोखा मत खाओ, AI नहीं है ये वीडियो तब की है जब ध्रुव राठी सिर्फ आम आदमी पार्टी का झाड़ू अपने अंदर लेके बैठा था। इनके टाइम इतने स्कैम्स किए गए कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी और आप सुनते सुनते। कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट में भी स्कैम कर दिया था, जिस वजह से हमारे देश की दुनिया भर में बेइज्जती हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो स्कैम करके इतना घटिया बनाया था कि गेम्स शुरू होने से पहले ही एक स्टेडियम की छत गिर गई थी और ये दुनिया भर में देखा गया था। A footbridge near Delhi's main Commonwealth Games stadium has collapsed this morning, injuring at least 23 people. 12 days before the start of the event, the most visible sign yet that these games are in crisis. A footbridge that connected the main stadium to the parking lot collapsed. Allegations है कि 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था और इसमें मेन अक्यूज्ड था कांग्रेस का MP सुरेश कलमाड़ी, जिसको 2011 में जेल भी हुई थी। हालत ये थी कि 2014 तक
इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा बिल्कुल बराबर थी और अब पाकिस्तान से भारत की जीडीपी 2 गुना ज्यादा है। और इसके अलावा ये जो अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इनके पीछे भी कुछ हद तक कांग्रेस का ही हाथ है। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर सस्ता रखा था ताकि वोट लिए जा सके, लेकिन रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए 2014 तक लगभग 1.44 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए थे। पब्लिक के शॉर्ट टाइम बेनिफिट के लिए एक हिसाब से लगभग 1.5 लाख करोड़ का लोन ले लिया था, जिसको अभी मोदी सरकार पे कर रही है। उन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट अलग से देना पड़ रहा है। देखो कितनी बेशर्मी के साथ राहुल गांधी पार्लियामेंट में पूछता है कि जब क्रूड ऑयल $30 प्रति बैरल हो गया है तो इंडियन गवर्नमेंट तेल क्यों अभी भी महंगा बेच रही है। अब इस पप्पू को कौन समझाए कि ये जो सारा लोन तुम्हारी अम्मा छोड़ गई हमारे सर पे, उसे कौन चुकाएगा। मैं उसको भूल गया था उसको। बस वोट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये पार्टी, और वोट्स की ही वजह से कांग्रेस करती है मुस्लिम अपीसमेंट। कांग्रेस पार्टी को 1947 में ही अपना एक वोट बैंक मिल चुका था, जिसको अपीज कर करके कांग्रेस पार्टी को फिक्स वोट मिल सकते थे। इसी से स्टार्ट हुई थी अपीजमेंट पॉलिटिक्स। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और पूरे एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन किया गया जिससे मुस्लिम्स अपीज होते रहे, चाहे वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में इस्लामिक इन्वेडर्स और मुगल्स को ग्लोरीफाई करना हो या फिर मूवीज के थ्रू हिंदूज को बुरा और मुसलमानों को अच्छा दिखाना। हमें ब्रिटिशर्स के क्रूअल रूल के बारे में तो पढ़ाया गया क्योंकि इंडिया के क्रिश्चियंस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस्लामिक इन्वेडर्स और औरंगजेब जैसे मुगल रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ाया गया, जो ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा बुरे थे। इसकी वजह थी मुस्लिम्स को खुश रखना, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स को अपने देश से ज्यादा अपना मजहब और उम्मा से प्यार है। अभी कश्मीर में ही देख लो कैसे खामेनी के लिए छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और अपनी ज्वेलरी और प्रॉपर्टी बेचकर ईरान को डोनेट कर रहे हैं। इसके अलावा वक्फ एक्ट के थ्रू वक्फ बोर्ड को अनकंट्रोल्ड पावर्स दी गई, जिनकी वजह से वक्फ बोर्ड के पास इस समय कई लाख एकड़ लैंड है। वक्फ बोर्ड ने कई ऐसी प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती एक्वायर किया था जो हिंदू मंदिरों की लैंड थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास पावर थी। और कुछ एलिगेशंस तो ये भी हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को 2014 में रिजीम चेंज होने से पहले काफी लग्जरी प्रॉपर्टीज दी थी। मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए ही ऐसे बिल्स लाए जा रहे थे जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में करी थी। और आजकल जो ये बातें करती है कांग्रेस कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, मैं तुम्हें इनकी हरकतें बताती हूँ। तो बात है 1985 की, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके हस्बैंड के अगेंस्ट एक फैसला दिया था। फैसला यह था कि शाहबानो के पति को पूरी जिंदगी शाहबानो को पैसे देने होंगे, जिससे मुस्लिम्स नाराज हो गए थे। और उन मुस्लिम्स को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट पार्लियामेंट में लॉ बनाकर शाहबानो की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो जो राहुल गांधी आज कहता है ना कि अगर बीजेपी के 400 सीट्स आ गए तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, मैं बताती हूं, नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला 17 बार, इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला 28 बार, राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला 10 बार और मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे बदला 7 बार। जो खुद सेक्युलर और सोशलिस्ट बनने का नाटक करते हैं डेमोक्रेसी को चैलेंज करके, वो दूसरों पे ही ये इल्जाम लगाते हैं। वाह, कांग्रेस का पर्यायवाची हिपोक्रेसी है। और ये अपीजमेंट करते करते इस लेवल तक गिर गए हैं कि ये पाकिस्तान और के साथ सिंपैथाइज करने लग गए हैं। जैसे कि 26/11 मुंबई अटैक्स के लिए कुछ कांग्रेस लीडर्स बीजेपी और आरएसएस को ब्लेम कर रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान से आए खुद को हिंदू शो करने के लिए हाथ में कलावा बांधे हुए, और दूसरी तरफ इंडिया में किताब छपवाई जा रही थी कि 26/11 आरएसएस की साजिश है। और इस बुक की लॉन्च में शामिल हुए थे कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह। भला हो शहीद तुक्काराम ओम्बले जी का, जिन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था और सच्चाई सामने आई कि किस तरह पाकिस्तान और आईएसआई और लश्कर ए तैयबा ने मिलकर मुंबई अटैक्स करवाए थे, वरना आज पूरी दुनिया में आरएसएस और हिंदूज बदनाम हो गए होते। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स का ये 2010 का आर्टिकल देखो। विकीलीक्स में ये पता चला था कि राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर को बोला था कि लश्कर ए तैयबा से ज्यादा खतरा तो हिंदू नेशनलिज्म से है। आई मीन सीरियसली, ये तब बोला गया था जब मुंबई अटैक्स को सिर्फ 2 साल भी नहीं हुए थे। इसके अलावा 2013 में कांग्रेस के यूनियन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। उसने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू टेरर कैंप्स चला रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है वो टेररिस्ट और कहाँ है वो टेरर कैंप्स? क्या यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में किसी हिंदू टेररिस्ट का नाम आता है? पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हिंदूज भी टेररिस्ट हैं।
उग्रवादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। ऊपर से आपको ये जान के भी शॉक लगेगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ 1991 में ये अग्रीमेंट किया था कि इंडियन आर्मी की किसी भी मूवमेंट से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाएगा। इंडियन आर्मी की किसी भी ड्रिल, एक्सरसाइज, ट्रूप मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान के पास होती थी। इसी पाकिस्तान प्यार को मैंने अच्छे से धुरंधर वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ये थे कुछ ब्लंडर्स जो कांग्रेस ने तब किए थे जब वो रूल कर रही थी, और इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं उन ब्लंडर्स की बात करूंगी जो कांग्रेस अभी एज एन ऑपोजिशन कर रही है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। खटाखट 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 आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते बैंक अकाउंट में क्या है।